हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे क्लास 11th सेट थ्योरी का चैप्टर 1 लेक्चर 4 है आज। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बोकारो स्टील सिटी या उसके आसपास रहते हैं और आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा कॉन्टैक्ट जब आप सर्च कीजिएगा गूगल मैप में टॉपर्स एकेडमी बोकारो तो वहां पे आपको निकल के आ जाएगा। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने में आज का लेक्चर पूरा थ्योरी है, थ्योरेटिकल लेक्चर है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे। कुल मिला के जो अपने को पढ़ना है वो है 6 टाइप का सेट्स। 6 टाइप का सेट्स आपको जानना है और 2-2 के पेयर में हम आपको समझाते जाएंगे, ज्यादा समय ना लगे उसके हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला है एम्प्टी सेट। डेफिनेशन को पढ़ लिया जाए। अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वॉइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, देखिए यहां एलिमेंट 0 होने का बात नहीं हो रहा है, यहां पे बात हो रहा है कि एलिमेंट है ही नहीं, कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो उस कंडीशन में उसको एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, नल सेट बोल सकते हैं या फिर वॉइड सेट बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो सेट है इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये या तो खाली कर्ली ब्रैकेट से दिखा दे या फिर हम लोग ऐसे एक फाई साइन का यूज करते हैं इसको डिनोट करने का, नल सेट। ठीक है ना? तो नल सेट डिनोट करने का ये 2 तरीका है। इसमें ये सबसे ज्यादा कॉमन है, इजी पड़ता है, इसे गोल करके काट देना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं करते हैं। हालांकि दोनों ही सही है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर एग्जाम्पल में दें तो देखिए एग्जाम्पल तो बड़ा आसान है भाई। अगर लिखना है ए सेट नल है तो ऐसे करके दिखा दें या फिर ऐसे करके दिखा देंगे। ठीक है? इसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लोग को सेट लिखा जाए तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं x such that x belongs to natural number where x is greater than 5 and less than 6। ये एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें देखिए x एक नेचुरल नंबर है जो 5 और 6 के बीच में आता है। अब 5 एक नेचुरल नंबर है, 6 एक नेचुरल नंबर है, उसके बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या? नहीं आता है। उसके बीच में जितना भी होगा सब रैशनल होगा ना, डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा, होल नंबर तो यही है, नेचुरल नंबर तो यही है 5 और 6, इसके बीच में कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए वो एक नल सेट हो गया, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं। तो एम्प्टी सेट वो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है? सिंगलटन सेट के बारे में बात करें। अब सिंगलटन सेट क्या है? डेफिनेशन देखिए, अ सेट consisting of a single element is called singleton set। एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। एक ही एलिमेंट, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल दें तो ए सेट ऐसा, ये सिंगलटन सेट, ऐसा भी हो सकता है, ये भी सिंगलटन सेट है। भाई इस सेट में एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है,
लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट होगा, तब उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे एक सेट बिल्डर वाला एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। मैंने लिया हुआ है x such that x belongs to natural number and लगाइए, कॉमा लगाइए, जो भी है, x square equals to 9। ये भी आपका एक सिंगलटन सेट है। कैसे देखे भाई, x को एलिमेंट में लगाना है ना, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, मतलब x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, तो प्लस माइनस 3। लेकिन यहां बोल दिया x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वही -3 और +3 में से नेचुरल नंबर कौन सा है, +3। तो इसका मतलब इस सेट में सिर्फ 3 ही आ रहा होगा, -3 नहीं आएगा, तो सिंगलटन सेट हो गया। उम्मीद है पहला दो आपको समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले दो टाइप्स में। तो चलिए देखते हैं अब अपने थर्ड और फोर्थ टाइप को। थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट, फोर्थ टाइप है इनफाइनाइट सेट। देखिए दोनों काउंटर पार्ट है एक दूसरे का। मतलब ये क्या है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है इसमें। मतलब इसमें आप बता सकते हैं कि किसी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है। जैसे हम बोलेंगे सेट ऑफ वॉवेल्स, तो आप बता दीजिएगा ए ई आई ओ यू, मतलब 5 एलिमेंट है ना। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो आप ए से जेड तक 26 एलिमेंट्स बता दीजिएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो भाई नेचुरल नंबर 1 से शुरू तो होता है, लेकिन अंत कहां होता है, कहीं नहीं, इनफाइनाइट है वो तो चलता जा रहा है। तो जब आप किसी सेट को देख के उसका रोस्टर फॉर्म बना के उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालते हैं, मतलब आप ये बता सकते हैं कि उसमें कितना एलिमेंट है, तो वो फाइनाइट सेट होता है। लेकिन अगर उसका एलिमेंट तो पता है कि क्या है, लेकिन कितना है वो पता नहीं है, क्योंकि उसमें असीमित एलिमेंट्स चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग लिखते हैं अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स, सॉरी फाइनाइट सेट्स। और अगर इसको डिफाइन करना हो तो सेट्स हैविंग नंबर ऑफ सेट्स वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड आर नोन एज इनफाइनाइट सेट। अब जब इनफाइनाइट सेट का अगर हम एग्जांपल देने जाए आपको, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भाई है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये इनफाइनाइट है, खत्म नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऐसे होगा ना 1 2 3 4 5 चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं होगा। तो आप नहीं बता सकते इसमें कितना एलिमेंट है, क्योंकि कोई एंड ही नहीं है। फाइनाइट सेट का जब कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसके साथ एक और वर्ड रिलेट होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये क्या होता है, ये दिखाते हैं हम लोग ऐसे, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एन ए। ये एन और ब्रैकेट में उस सेट का नाम लिख दिया जाता है जिसका कार्डिनल नंबर आपको बताना है। एन लगा के ब्रैकेट में उस सेट का नाम लिख दिया जाता है जिसका सेट का आपको कार्डिनल नंबर बताना है। और ये जो ब्रैकेट होगा ये कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये नॉर्मल सा सर्कुलर ब्रैकेट रहता है। अब जो कार्डिनल नंबर ये है क्या, जैसे फाइनाइट सेट में फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है ना, आपको पता है कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। जैसे अगर हम बोलेंगे एक सेट है 1 3 5 7 9 और पूछा कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, ये सेट ए है, हमको सेट ए का कार्डिनल नंबर निकालने बोला है, तो भाई कितना एलिमेंट है इसमें ये देखना है, कौन कौन सा नहीं, कितना एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 5।
यही इसका मतलब है, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। जब ये बात बता देते हैं तो अब उसके बाद हम लोग दोनों चीज समझ गए, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट में हम लोग कार्डिनल नंबर बता सकते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप में। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप ऑफ सेट्स में, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। दो वर्ड है, सुनने में सेम लगता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंस? पहले डेफिनेशन देख लीजिए। टू फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if their cardinal numbers are same. Cardinal numbers are same. जबकि इक्वल सेट का क्या है? टू सेट्स A and B are said to be equal if every element in of A is present in B and every element of B is present in A. समझ आया? नहीं समझ आया? चलिए बताते हैं क्या है। इक्विवेलेंट सेट हम लोग तब बोलते हैं, मेरे पास दो सेट है ए और बी, है ना। ए सेट क्या है? ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट क्या है? बी सेट है ए बी सी और डी। अगर हमको पूछा जाए भाई आप बताइए तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है, तो आएगा 4। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है, तो भी आएगा 4। दोनों का 4 है ना। देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। तो जब दो सेट है या दो से अधिक सेट है, जितना भी सेट है ना, 2 3 10 20 कितना भी, अगर सबका कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब एलिमेंट अंदर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट सेम है सारे सेट्स का, तो सारा सेट इक्विवेलेंट कहलाता है। इक्वल नहीं कहलाता है, इक्विवेलेंट कहलाता है। अगर कार्डिनल नंबर सेम है मतलब सेट का एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमको मतलब इस बात से है कि सेट में कितना एलिमेंट है। जितना एलिमेंट एक सेट में है उतना ही एलिमेंट दूसरे सेट में भी होना चाहिए, तभी दोनों को इक्विवेलेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर हम इक्वल सेट का बात करें तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट होना चाहिए, ना एक ज्यादा ना एक कम। जो एक में है वो दूसरे में भी फुल वैसे ही होना चाहिए। अरेंजमेंट इधर उधर हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए एक ए सेट है 1 2 3 4 और एक बी सेट है 2 1 3 4, तो ये दोनों में एलिमेंट का अरेंजमेंट कुछ भी हो लेकिन एलिमेंट सेम है, ना किसी में एक ज्यादा है ना किसी में एक कम है, दोनों एकदम बराबर है, तब हम लोग बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, फाइनाइट सेट ही होना चाहिए तभी तो कार्डिनल नंबर निकालेंगे, लेकिन इसमें फाइनाइट होने का कोई जरूरी नहीं। अगर हम बोल दे a इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और b इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो भी दोनों इक्वल है। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है लेकिन दोनों में सेम ही एलिमेंट आएगा ना, सेम ही एलिमेंट आएगा। जब दोनों में नेचुरल नंबर बोला गया मतलब दोनों में नेचुरल नंबर ही आ सकता है, एलिमेंट सेम होना चाहिए तब इक्वल। अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई इधर उधर हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए दोनों में। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो इक्विवेलेंट। तो भाई सेम एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होगा ही। तो हम लोग बोलेंगे कि इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल। इक्वल सेट में सेम ही एलिमेंट है ना, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होगा ही। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, लेकिन इक्विवेलेंट में कोई गारंटी नहीं है। देखिए जैसे ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है,
तो हम लोग ये बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल सेट्स। इसको खत्म करते ही साथ हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ ली। अब टाइप्स ऑफ सेट्स को अच्छे से समझना जरूरी है। इसके अलावा भी और भी हम लोग पेयरिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आता रहेगा। देखिए बच्चे आमतौर पे ये क्वेश्चंस करते हैं कि सर कोई वर्ड है वो हम लोग भूल जाते हैं, है ना, सेट का कोई नाम है कि भाई इक्वल इक्विवेलेंट में कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन आपको इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग एक बार पढ़े, अच्छा समझ गए, ठीक, बुक बंद रख दिए। तो अब बुक बंद करके रख दीजिएगा, क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा तो कभी दिमाग में बैठेगा नहीं। आप क्वेश्चंस बनाइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने से नहीं होगा, अंत में भूल जाइएगा। क्वेश्चन बनाइए, दिमाग में बैठाइए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। लेक्चर 5 में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।